हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मदन मैथ्स ट्यूटोरियल में। वेलकम बैक टू आवर चैनल मदन मैथ्स ट्यूटोरियल में। इस चैनल में दो चीज़ पढ़ाया जाता है, जैसे कि आपको जानकारी है। क्लास 10 का मैथ और फिजिक्स, ठीक है। साइंस में पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन मैथ और फिजिक्स अभी लेके चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो आप अगर साइंस में आप थोड़ा कमज़ोर हैं, आप झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं और आपको साइंस से डर लगता है, साइंस आपको काटने को दौड़ता है, ऐसा लगता है जैसे मुझे साइंस जरा सा भी समझ में नहीं आता है, तो आप सही जगह में आ गए हैं। आप आ गए हैं मदन मैथ्स ट्यूटोरियल में। इस जगह में आपको एक से एक थ्योरी लिखाया जाएगा, एक से एक आने वाला आगामी एग्जामिनेशंस में प्रश्न दिखाए जाएंगे। तो आपको देखते रहना है और बने रहना है वीडियो के अंत तक, ठीक है। तो पहले हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं साइंस में। आज हम साइंस का मतलब फर्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं, लेकिन हम साइंस में क्या क्या पढ़ाएंगे उसकी सारा जो है आपका एक लिस्ट रहेगा। आपको देखना है जाके यूट्यूब के प्ले लिस्ट में, वहाँ पे मैं बना दूंगा, है ना, कि कौन से वीडियो। देखिए, तो सबसे पहले कितना चैप्टर्स है साइंस में वो देख लीजिए। पहले पूरा समझ लेते हैं क्या क्या हम करने वाले हैं, है ना। JCERT द्वारा जो जारी हुआ है ना, उसको थोड़ा सा हम लोग करने वाले हैं। देखिए, JCERT द्वारा कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2025 और 2026 सेशन है के लिए जारी नया संशोधित पाठ्यक्रम, ठीक है। देख लीजिए, तो इसमें क्या क्या आता है, यहां से लिखिए। विज्ञान, इसमें कौन सा, क्लास 10, है ना, 2025 और 26। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, भौतिकी में देखना है। भौतिकी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिजिक्स में पढ़ना है एक चैप्टर, कौन सा है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन दूसरा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तीसरा है विद्युत और चौथा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये चार चीज है। भौतिकी में आपको ये चार चैप्टर आपको पढ़ना है। भौतिकी में ये चार चैप्टर है, ठीक है।
प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तीसरा है विद्युत और चौथा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये 4 चैप्टर जो है सबसे पहले हम आपको कराएंगे, है ना। 4 चैप्टर सबसे पहले हम आपको कराएंगे और उसके बाद फिर अगर समय बचता है तो फिर हम आपका इसका जो बचा हुआ है केमिस्ट्री और बायोलॉजी उसका नोट्स हम आपको लिखा देंगे, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। लेकिन फिजिक्स जो है वो हम आपको बहुत ज़ोरदार तरीक़े से पढ़ाएंगे क्योंकि ये मेरा सिलेबस में है, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स में ये भाग हम आपको बहुत अच्छा से करवाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद मैं आपको आगे टॉपिक बाय टॉपिक पहले थ्योरी समझाता हूँ। तो भौतिकी में जो चैप्टर्स था उसको हम लिख के आपको बता दिए। अब देखिए जो साइंस का जो है 2 और भाग होता है, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। तो रसायन शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है आपको रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा पढ़ना है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तीसरा पढ़ना है धातु एवं अधातु और चौथा पढ़ना है कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है जैव प्रक्रम। दूसरा पढ़ना नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा पढ़ना है जीव जनन कैसे करते हैं। चौथा पढ़ना है आनुवंशिकता और पांचवा पढ़ना है हमारा पर्यावरण, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार आपको मैं बता दूं फिर से, है ना, ध्यान से सुनिएगा। भौतिकी में आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। दूसरा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तीसरा विद्युत। चौथा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। रसायन शास्त्र में आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा अम्ल, क्षारक एवं लवण। तीसरा धातु एवं अधातु। चौथा कार्बन एवं उसके यौगिक। और जीव विज्ञान में आपको पढ़ना है चैप्टर 1 में 1 नंबर में जैव प्रक्रम, 2 नंबर में नियंत्रण एवं समन्वय, 3 नंबर में जीव जनन कैसे करते हैं, 4 नंबर में आनुवांशिकता और 5 नंबर में हमारा पर्यावरण। इस तरह से 4 4 8 और 8 और 5 कितना होता है 13। तो 4 चैप्टर फिजिक्स का है ना। 4 चैप्टर आपको 4 चैप्टर फिजिक्स में यानी भौतिकी में, ठीक उसी तरह से 4 चैप्टर आपका रसायन में और 5 चैप्टर आपका जीव विज्ञान में है। सब मिला के कुल आपको 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 20 नंबर आपको विद्यालय से मिलेगा और 80 नंबर आपको लिख कर लाना होगा, ठीक है। तो उसमें से ये जो चैप्टर है वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। हम आपको शुरू करेंगे भौतिकी से। अगर आपको भौतिकी में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप हमारे चैनल में बने रहें। आपको मैं उम्मीद जगा देता हूं कि मैं आपका इंटरेस्ट जो है भौतिकी में, रुचि जो है भौतिकी में, वो पूरा का पूरा हो जाएगा, पूरा का पूरा बन जाएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों लोग, तो पहले मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, फिर स्टार्ट करता हूं आज का पहला। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भौतिकी। आज का क्लास का पहला भौतिकी, ठीक है। इंग्लिश में इसको फिजिक्स बोलते हैं, PHYSICS फिजिक्स। आज इसमें हम लोग करेंगे थ्योरी का पार्ट 1, है ना। थ्योरी का पार्ट 1। फिजिक्स को हमेशा 2 तरह से पढ़ा जाता है। पहला थ्योरी, इसका हिंदी हमको नहीं पता है, और दूसरा होता है न्यूमेरिकल, और एक और होता है जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। ये कुछ 3
पहलू होता है। तो आपको हम पहले थ्योरी बताएंगे, फिर उस थ्योरी से जुड़ा हुआ आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, है ना। उसके बाद प्रैक्टिकल जो होता है वो आपको लैब में कराया जाता है, लेकिन हम आपको संभव है तो यूट्यूब में बहुत सारा प्रैक्टिकल कराया जा चुका है, तो हम भी कुछ एक दो करा देंगे। तो हमारा जो चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, देखिए, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर नेम एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर नेम क्या है, प्रकाश, इस तरह से लिखा हुआ है आपका, परावर्तन तथा अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है, यही चैप्टर लिखा हुआ है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, LIGHT, लाइट। परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन। एंड रिफ्रैक्शन, REFRACTION। यही है चैप्टर का नाम। क्लास कौन सा है ये भी पता कर लो, 10 है, ठीक है। साइंस का आज पहला भाग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चा लोग। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कुछ कंसेप्ट को समझते हैं, है ना। ये जो चैप्टर्स है ये मैथ के जैसा, मतलब बहुत ज़्यादा बोर्ड वर्क इसमें नहीं होता है। कुछ कुछ बातें जो है आप इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ कुछ बातें जो है थोड़ा समझें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या है, सबसे पहला प्रश्न आता है, और उसी प्रकाश में हम लोगों को परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में जानना है, ठीक है। तो जैसा कि बुक में लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, है ना। तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखलाई देने लगती है। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इसमें से पार अर्थात ट्रांसमिटेड हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मुड़ना आदि। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा, ठीक है। कुछ इसी तरह के बातें जो है बुक का पहला पेज में लिखा हुआ है। तो प्रकाश के बारे में सबसे पहले बताया कि जब प्रकाश रहता है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और जब प्रकाश नहीं रहता है तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश वो है जो हमें किसी भी वस्तु को दृश्यमान बनाने में मदद करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम कोई भी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब वस्तु में प्रकाश पड़कर वो हमारी आंखों तक लौट जाता है। तो वस्तु को देखने में हमारा परावर्तन का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या रोल होता है? सबसे पहला हमारी जो प्रकाश है वो वस्तु पर पड़ता है और वो जाके हमारे आंखों पे आता है, तब जाके इस प्रकाश के परावर्तन के गुण के आधार पर हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये था प्रकाश की कुछ छोटी सी व्याख्या।
हमारा चैप्टर में ये नहीं पूछता है कि प्रकाश किसे कहते हैं। मतलब जब आप क्लास 10th के एग्जाम देंगे तो वहां पर कभी ये नहीं पूछेगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। वहां पर एक क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, किस तरह से गमन करती है ना। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रकाश जो है वो कैसा गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है या टेढ़ी रेखा में गमन करती है या गमन नहीं करती है या ऐसे ऐसे करके गमन करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है या समझना है कि प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। इसको आप एकदम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। खैर जो भी है, तो प्रकाश हमें वस्तुओं को दृश्यमान बनाने में मदद करता है, पहला पॉइंट। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब हम लोगों को समझना है परावर्तन के बारे में। किसके बारे में? परावर्तन के बारे में। पहले इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूं। हम लोग अभी थ्योरी में चल रहे हैं, थ्योरी पार्ट 1 में चल रहे हैं। फिर इसका न्यूमेरिकल्स जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां करेंगे। चलिए, तो हम लोग जो है थोड़ा सा आपको तो हेडिंग लगाइए, है ना, प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग लगाना है। प्रकाश के बारे में तो हम आपको बता दिए। अब लगाना है आपको क्या? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, ये आपको हेडिंग लगाना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपको हेडिंग लगाना है। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ती है और वह उसी दिशा में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं, है ना। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ती है और वह उसी दिशा में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। प्रकाश का परावर्तन क्या है भाई? जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ती है और वह उसी दिशा में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको 2-3 बार हम रिपीट कर देते हैं, आपको याद कर लेना है डायरेक्ट इसको, है ना। थोड़ी सही, लेकिन आप याद करते चले जाए। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ती है और वह उसी दिशा में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको एकदम रख दीजिए। अब इसमें हमको समझना क्या है, अपारदर्शी सतह क्या होता है। अपारदर्शी सतह का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो उसको पार नहीं कर पाता है।
दो तरह का सतहें होती है ना। ऐसे तो तीन तरह का होता है, लेकिन मेनली हम लोग को प्रकाश के लिए दो ही जानना है। क्या? एक होता है ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी सतह, और एक होता है दूसरा जो अपारदर्शी सतह होता है ना, नॉन ट्रांसपेरेंट। तो ओपेक जिसको बोलते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब ओपेक, ओपेक मीडियम और ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम और ओपेक मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? मतलब पारदर्शी सतह क्या होता है? जहां पर हमारा प्रकाश जो है वो किसी सतह पर पड़ने के बाद पार हो जाता है। पारदर्शी का मतलब होता है पार हो जाना, और अपारदर्शी का मतलब होता है पार नहीं हो पाएगा, पड़ेगा और उसे रिटर्न होता है। जैसे देखिए ये एक सतह है, यहां से एक लाइन गया और इसको पार कर गया, ये पारदर्शी हो गया। और ये एक सतह है, सॉरी ये एक सतह है, इस पे लाइन गया और ऐसे रिटर्न हो जाता है, ठीक है, पार नहीं कर पाता। देखिए ये पार कर गया तो पारदर्शी सतह, और ये नहीं पार कर पाया तो ओपेक मीडियम हो गया, ठीक है, ओपेक यानी कि अपारदर्शी सतह। तो अपारदर्शी सतह मतलब क्या हो, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी हम समझा देते हैं कि एक ऐसा सतह जहां से प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है, पार नहीं कर पाती है, तो वैसे सतह को हम अपारदर्शी सतह कहते हैं। और हमारे सिलेबस में दोनों चीजें, पारदर्शी सतह भी है और अपारदर्शी सतह भी है। तो अपारदर्शी सतह शुरू में ही है क्योंकि ये परावर्तन है। जैसा कि आपका चैप्टर्स में लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो पहले आपको परावर्तन पढ़ना है, उसके बाद आपको अपवर्तन पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, इसको ड्राइंग से हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक चित्र के माध्यम से। क्या बोला? जब प्रकाश की किरण, तो पहले एक हम लोग बनाते हैं एक सतह। देखिए ये साहब जो है, ये जो साहब जो है, ये है अपारदर्शी सतह, इसी को बोलते अपारदर्शी, अपारदर्शी सतह, ठीक है, ये अपारदर्शी सतह है। प्रकाश की किरण गया है ना ऐसे, और ये उसी दिशा में लौट गया, ठीक है, ये बोला ना कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ती है तो पड़ा, और वह उसी दिशा में, ये इसी दिशा में क्या हो गया, लौट गया, है ना, लौट जाती है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है ना। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है ना। एक नियम जो आपको बताया गया है कि क्लास जब आप पेट में रहे होंगे तो उसमें प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखाया गया होगा। अगर नहीं भी लिखाया गया है तो हम फिर से आपको लिखा देते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। देखिए बोर्ड एकदम चकाचक कर दिए, प्रकाश का परावर्तन आपको लिखा दिए हैं। अब हम लोग को एक बात जानना है प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो यहाँ पर हेडिंग लगाइए आप, प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन के नियम, नियम, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं LAW, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के नियम हिंदी में और इंग्लिश में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन के दो नियम होते हैं, होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। पहला नियम, आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन, परावर्तन कोण
आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या इसी को हम लिखते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, ये हो गया पहला नियम। अब आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही तल या समतल तल में होते हैं। ठीक है, एक ही तल में होते हैं। समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन, है ना? इसको थोड़ा फिर से समझ लेते हैं। तो अभी इससे पहले आपने सीखा प्रकाश का परावर्तन के बारे में, फिर आपको सिखाया जा रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आपने जो हेडिंग डाला है प्रकाश के परावर्तन के नियम, इंग्लिश में इसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नियम नंबर 1, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, या एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा एक ही तल में होते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको आप जो है, अब इसको थोड़ा सा फिगर बना के आपको हम समझाते हैं। ठीक है, फिगर इसको बनाएंगे तब ज्यादा आपको समझ में आएगा, बिना फिगर का जो है थोड़ा सा समझ में आएगा नहीं। चलिए इसको पहले इरेज करते हैं, तब फिगर के माध्यम से इसको मस्त समझते हैं। इसमें 2-3 बातें हमको जरूर से जरूर समझना है, जैसे आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है। ठीक है, ये सारी बातें तो अभी आपको हम डायग्राम के माध्यम से ये बातें जो है हम आपको समझाते हैं, डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। ठीक है, आर यू रेडी गाइस? डायग्राम के माध्यम से समझने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए, अगर तैयार है तो छोटा सा डायग्राम। तो सबसे पहले चलिए हम लोग समतल दर्पण लेते हैं, है ना? ये समतल दर्पण है, इसी से समझने में मजा आता है ना? लेकिन हम इसको लिखेंगे क्या? अपारदर्शी सतह, अपारदर्शी सतह। हम दर्पण का चर्चा नहीं करेंगे, है हालांकि ये
है क्या ये? समतल दर्पण है। क्या है ये? समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर। तो हमको अपारदर्शी सतह, देखिए ये जो किरण है जो आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ आया, इस तरह से आया। यहाँ पर मान लो हमारा सोर्स है जहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से ये ऐसे चला गया। ठीक है, तो आया तो आपतित किरण, आया तो आपतित किरण, आने के बाद पटकाया, पटकाने के बाद फिर से उधर चला गया, पटकाने के बाद परावर्तित किरण, आने के बाद आपतित किरण, आने वाला आपतित किरण, जाने वाला परावर्तित किरण। समझ में आया? समझ में आया? आने वाला आपतित किरण, जाने वाला परावर्तित किरण, लेकिन पटका के जाने वाला परावर्तित किरण। अब इनके बीच में एकदम इस जगह पर ये जो साहब जो है एकदम 90 डिग्री में, ये जो है इसी को बोलते हैं हम लोग अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? आपतित किरण। आपतित, आपतित किरण। और ये जो साहब हैं जो जा रहे हैं, ये हो गई परावर्तित, परावर्तित किरण। ठीक है, ठीक है। अब ये साहब जो है वो अभिलंब है, और ये जो है वो एक पॉइंट ओ है। ठीक है, पॉइंट ओ है। अब यहां से आपको समझना है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? तो भैया मेरे बच्चों, उसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। देखिए, जब आप रूल 1 पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा गया था कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण मतलब ई कोण, इसी को आई बोलिएगा, आई साहब है ये, और ये जो है वो आर साहब है ना। तो देखिए ये जो आई है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। ठीक है, और एंगल आर जो है ना, ये होता है परावर्तन कोण। समझ में आया? तो पूछता है ऐसा सवाल कि आई जो है वो किनके बीच में एंगल बनाती है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनाए उसे आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनाए उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आने वाली किरणें आपतित किरण, आने के बाद पटका के जाने वाली किरणें परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, अब पहला रूल में यही था। अब दूसरा में था, दूसरा जो नियम था वो क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो तीनों के तीनों एक ही तल में है ना, एक ही बिंदु पर तीनों लाई कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर यानी एक ही तल में क्या करती है? लाई करती है, यानी तल में होती है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? अब यहाँ कुछ परिभाषा आपको हम और लिखा देते हैं, है ना, जो आपको पूछेगा। जैसे अगर कोई पूछेगा आपतन कोण, आपतन कोण अगर कोई पूछा, ऐसे पूछेगा नहीं, अगर पूछा, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आपतन कोण को, आपतन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
या एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है ये, है ना। इसका परिभाषा हो गया कि आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और कहाँ जगह बहुत है तो कहीं कहीं और लिख देते हैं। अब मान लो हमसे कोई पूछ दे परावर्तन कोण, तो यहाँ देखिए लिख देते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण एंगल ऑफ, परावर्तन कोण मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, जब आपतन कोण है ना, जब आप सॉरी किसके वजह परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसे एंगल R से सूचित किया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसे एंगल I से सूचित किया जाता है, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया बच्चों। तो फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण सारा इसी डायग्राम से आपको बनाना है। ठीक है, बहुत आसान होता है इसको समझना। अच्छा, ये तो हो गया। अगर आपतित किरण अगर हमसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लो चलो। फिर मैं आपतित किरण और परावर्तित किरण का भी जो डेफिनेशंस है वो हम आपको लिखा देते हैं। डेफिनेशंस जो है वो हम आपको लिखा देते हैं। चलिए बोर्ड साफ कर दिए, है ना। अब हम लोग को क्या लिखना है, आपतित किरण के बारे में। ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, क्या होता है ये, जो किरण दर्पण पर पड़ती है, दर्पण पर पड़ती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, जो किरण दर्पण पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और उसके बाद एक आता है परावर्तित किरण। दूसरा परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
रिफ्लेक्टेड रे, जो किरण दर्पण पर पड़ने के बाद, पढ़ने के बाद दूसरी दिशा में चली जाती है, पढ़ने के बाद दूसरी दिशा में चली जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। और अगर तो पूछे अभिलंब तो ये भी लिख देते हैं। तीसरा टॉपिक ये भी है अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है। ये क्या होता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। ठीक है। ये चीज है। 3 बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। तो आज आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित, है ना, जो चीज का जरूरत था मैंने उसे बताया। जैसे फिर से मैं बता दूं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक नियम आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस बिंदु से हम लोगों ने क्या किया, 2 परिभाषा को लॉन्च कर दिया। कौन सा? आपतन कोण के बारे में परिभाषित किया मैंने, और उसके बाद परावर्तन कोण के बारे में परिभाषित किया। फिर जो दूसरा नियम था उसमें किन किन बातों पे ध्यान देना था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस नियम में 3 टर्म्स का यूज हुआ, 3 नए शब्दों का यूज हुआ। जिसमें पहला शब्द था आपतित किरण, दूसरा शब्द था परावर्तित किरण और तीसरा शब्द था अभिलंब। तो मैंने क्या किया, तीनों का 1 बाय 1 परिभाषा आपके सामने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को आपको धीरे धीरे करके दिमाग में अच्छा से रीस्टोर कर लेना है, यानी कि अर्थात याद कर लेना है। अब जैसे ही आप याद कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जो है, जो सेकेंड वीडियो है, मैं आपको बहुत जल्द लेके आऊँगा, जिसमें प्रकाश का, है ना, परावर्तन से जुड़ा हुआ और भी बहुत सारी बातें हैं, उसको मैं बताऊँगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना जो है आपको बताया गया। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा, आज का वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताएं। और अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि ऐसे गरीब छात्रों के पास ज़रूर पहुंचाएं जिनको इस तरह का वीडियो का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, हमारा जो क्लास है वो बिल्कुल फ्री है। इसमें किसी तरह का लेन देन की बातें नहीं किया जा रहा है। ये समाज कल्याण हेतु, है ना, गरीब छात्रों के लिए, ज़रूरतमंद छात्रों के लिए ये YouTube पे अपलोड किया जा रहा है। ठीक है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो सेशन को, है ना, अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।
तो